साल 1947 जब ब्रिटिश भारत का विभाजन दो अलग अलग राज्यों में हुआ, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद दो क्षेत्रों में विभाजित था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो 1000 मील से ज्यादा भारतीय क्षेत्र से अलग थे। एक ही धर्म साझा करने के बावजूद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग काफी अलग अलग थे। धार्मिक कट्टरता की नींव पर बना देश पाकिस्तान अपने ही देश के पूर्वी हिस्से यानी पूर्वी पाकिस्तान पर दिनों दिन रंग, भाषा, संस्कृति और आर्थिक असमानता के आधार पर भेदभाव करने लगा था। इस प्रतिरोध का परिणाम 1952 के भाषा आंदोलन के रूप में हुई, जिसमें कई छात्र मारे गए, जिससे दरार और गहरी हो गई। राजनीतिक परिदृश्य 1970 में बदलना शुरू हुआ, जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में भारी जीत हासिल की। आवामी लीग के 6 सूत्री आंदोलन में पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की गई थी। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान में सत्ताधारी अधिकारी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। तनाव बढ़ता गया और 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए ढाका पर क्रूर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इसने बांग्लादेश मुक्ति की युद्ध की शुरुआत की। इस अवधि के दौरान किए गए अत्याचार भयानक थे। सामूहिक हत्याओं और अत्याचारों की व्यापक रिपोर्टें सामने आईं। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसमें मुक्ति वाहिनी ने प्रतिरोध का नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाली लोगों की दुर्दशा ने काफी ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। लाखों शरणार्थियों को सैन्य सहायता और आश्रय प्रदान किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा हवाई हमले शुरू करने के बाद भारत आधिकारिक तौर पर युद्ध में शामिल हो गया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध संक्षिप्त लेकिन तीव्र था और इसका समापन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। शेख मुजीबुर रहमान आज़ाद ढाका लौट आए और देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। इस तरह से 1971 में बने नए देश बांग्लादेश की विकास, स्वतंत्रता और उन्नति की एक मजबूत नींव रखी गई। बांग्लादेश की कई सरकारों ने 1971 में देश की स्वतंत्रता के बाद भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम शेख मुजीबुर रहमान का आता है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शेख मुजीब ने भारत के साथ, विशेष रूप से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। हालांकि इसी बीच बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को असंतुष्ट सैन्य अधिकारियों के एक समूह ने हत्या कर दी थी। उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, सिवाय उनकी 2 बेटियों की, जो उस समय विदेश में रह रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी शेख हसीना थी, जो आगे चलकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। शेख मुजीबुर रहमान के बाद उनकी बेटी शेख हसीना ही वो प्रधानमंत्री थी जिनके कार्यकाल में भारत के साथ काफी महत्वपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना ने जून 1996 में पहली बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। उनकी जीत ने बांग्लादेशी राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया, क्योंकि वह आवामी लीग का प्रतिनिधित्व करती थी, जो देश की स्वतंत्रता के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंध रखने वाली पार्टी है। शेख हसीना के पहले कार्यकाल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से दिसंबर 1996 में भारत के साथ गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर करना था। गंगा नदी के पानी को साझा करने के उद्देश्य से किया गया यह समझौता भारत बांग्लादेश संबंधों में एक मील का पत्थर था। शेख हसीना के पहले कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश और भारत के बीच सुरक्षा सहयोग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनकी सरकार ने भारत के खिलाफ अभियान चलाने के लिए बांग्लादेशी क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाले विद्रोही समूहों के बारे में भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए। 2009 से 2014 की अवधि में सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा। आतंकवाद रोधी और आर्थिक सहयोग पर समझौते मुख्य आकर्षण रहे। 2014 से 2018 भूमि और समुद्री सीमाओं पर प्रमुख समझौतों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के साथ ही सहयोग जारी रहा। विशेष रूप से 2015 में भूमि सीमा समझौता था। 2018 से 2024 तक आर्थिक संबंधों, बुनियादी ढांचा, परियोजनाओं
और क्षेत्रीय संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबंध लगातार मजबूत होते रहे। वैश्विक मंचों पर भी भारत और बांग्लादेश में काफी सहयोग रहा, जबकि जियाउर रहमान और खालिदा जिया जैसी सरकारों का भारत के प्रति अधिक सतर्क दृष्टिकोण था तथा चीन और पाकिस्तान सहित अन्य देशों के साथ संबंधों को संतुलित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। बांग्लादेश ने पिछले 52 सालों में आर्थिक क्षेत्र में पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन करके अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाया। दूसरी ओर वहां गरीबी की दर में भी कमी देखी गई, जबकि महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में प्रगति पाकिस्तान से भी अधिक है। पाकिस्तान में पिछले कई साल से राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और शांति व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण एक और औद्योगिक प्रगति का पहिया थम गया, तो दूसरी ओर उसने विदेशी व्यापार, जीडीपी ग्रोथ, प्रति व्यक्ति आय और गरीबी के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं की। पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति की 52 साल की तुलना की जाए तो बांग्लादेश कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान से भी काफी आगे है, जिसमें विशेष तौर पर गारमेंट्स का एक्सपोर्ट क्षेत्र उल्लेखनीय है। इस समय बांग्लादेश दुनिया में चीन के बाद सबसे अधिक वस्त्र निर्यात करने वाला देश बन चुका है। दूसरी ओर पाकिस्तान की गिनती गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने वाले पहले 5 बड़े देशों में भी नहीं होती। बांग्लादेश के वस्त्र निर्यात की सफलता इसलिए भी आश्चर्यजनक है कि वहां पर कपास की पैदावार नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान कपास की पैदावार का एक बड़ा देश होने के बावजूद गारमेंट्स के निर्यात में बांग्लादेश से इस समय बहुत पीछे है। 52 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति के लिए जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, विदेशी व्यापार और गरीबी के क्षेत्र में दोनों देशों की तुलना दोनों देशों की सरकारी संस्थाओं और विश्व बैंक से जारी आंकड़ों पर किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में गरीबी की दर की तुलना पिछले 52 सालों में इसमें बदलाव देखा गया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार बांग्लादेश में गरीबी की दर 2016 में 13.47% थी और इसकी दर 2022 में 10.44% तक गिर गई। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सन 2000 में बांग्लादेश में गरीबी की दर 49% थी, लेकिन 2 दशकों में इसकी दर में काफ़ी कमी दर्ज की गई। विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान में पिछले वित्तीय वर्ष में गरीबी की दर 39.4% तक पहुंच चुकी है, जबकि 2018 में पाकिस्तान में गरीबी की दर 22% थी। हाल के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में कम से कम 2 बार भारत की प्रति व्यक्ति आय को पीछे छोड़ा है। पहली बार 2020 में जब बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2064 थी, जो भारत की $1947 से थोड़ी अधिक थी। दूसरी बार 2021 में जब बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2227 थी, जबकि भारत की $21 से 16 थी। अब तक हमने बांग्लादेश के संघर्ष का इतिहास और इसकी अर्थव्यवस्था की उपलब्धि पर चर्चा किया, पर अब आइए जानते हैं बांग्लादेश के आरक्षण के बारे में, जो वर्तमान में सरकार के विरोध का कारण भी है। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने 1972 में कोटा प्रणाली शुरू की। प्रारंभ में इसका उद्देश्य मुक्ति संग्राम से प्रभावित लोगों की सहायता करना था, जिसमें शहीदों के परिवार, स्वतंत्रता सेनानी और वंचित पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। समय के साथ पिछले कुछ वर्षों में कोटा प्रणाली का कई बार विस्तार और संशोधन किया गया। 2018 तक लगभग 56% सरकारी नौकरियां विभिन्न कोटा के तहत आरक्षित थीं। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे और पोते पोतियों के लिए 30%, महिलाओं के लिए 10%, 10% उन जिलों के लिए जिन्हें कम विकसित माना गया, जातीय अल्पसंख्यकों के लिए 5%, विकलांग व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण रखा गया। हालिया विवाद और विरोध। 2018 में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया, जिन्होंने कोटा प्रणाली के व्यापक उपयोग का विरोध किया। उनका तर्क था कि कोटा प्रणाली अत्यधिक व्यापक थी और योग्यता आधारित उम्मीदवारों के लिए अनुचित थी, खास करके इसलिए क्योंकि इसने सामान्य उम्मीदवारों के लिए नौकरियों का एक छोटा प्रतिशत छोड़ दिया, जो किसी भी कोटा श्रेणी में नहीं आते थे। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% कोटा विशेष रूप से विवादास्पद था। आलोचकों ने तर्क दिया कि मुक्ति संग्राम के बाद से समय बीतने के साथ यह कोटा अब प्रासंगिक नहीं रह गया है और इसका उपयोग वास्तविक रूप से योग्य व्यक्तियों के बजाय राजनीतिक संपर्क रखने वाले लोग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कोटा प्रणाली में सुधार की मांग की,
विशेष रूप से कोटा के तहत आरक्षित नौकरियों के प्रतिशत में कमी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उपाय लागू करने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शनों के जवाब में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अप्रैल 2018 में सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि जातीय अल्पसंख्यकों और विकलांग लोगों जैसे कुछ समूहों के लिए कोटा लागू रहेगा। लेकिन जून 2024 में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को रद्द कर दिया और 1971 के दिग्गजों के रिश्तेदारों द्वारा याचिका दायर करने के बाद कोटा बहाल कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को निलंबित कर दिया और 21 जुलाई को मामले की सुनवाई की। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कोटा बहाल करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिग्गजों का कोटा घटाकर 5% कर दिया जाए, जिसमें 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जाएंगी। शेष 2% जातीय अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए अलग रखा जाएगा। प्रदर्शनकारियों की मांग। विरोध करने वाले चाहते हैं कि पूरा कोटा प्रणाली को योग्यता आधारित प्रणाली से बदल दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि यह व्यवस्था भेदभावपूर्ण है और शेख हसीना के समर्थकों को लाभ पहुंचाती है, जिनकी आवामी लीग पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में हसीना के इस्तीफे की मांग की। शेख हसीना के एक बयान ने विरोध की चिंगारी को और भी अधिक भड़का दिया जब उन्होंने विरोध करने वालों को रजाकार के पोतों और पोतियों से संबंधित बताया। शेख हसीना ने यह भी कहा कि जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों या उनके रिश्तेदारों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो रजाकार हैं। क्या है रजाकार शब्द का वास्तविक मतलब? साल 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में रजाकार नाम की एक क्रूर सेना पाकिस्तान द्वारा गठित की गई थी। रजाकार शब्द का अर्थ हिंदी में सहायक होता है। रजाकार पाकिस्तान समर्थक थे और पाकिस्तान की सेना के साथ रजाकारों ने विद्रोह को दबाने की कोशिश भी की थी। रजाकारों ने पाकिस्तान सेना के जासूसों के तौर पर भी काम किया। इस दौरान रजाकारों ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान बांग्लादेश के नागरिकों पर खूब जुल्म किए। यही वजह है कि बांग्लादेश में रजाकार को अपमानजनक शब्द माना जाता था और बांग्लादेश में देशद्रोही और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के लिए रजाकार शब्द का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित किया जाता था। शायद शेख हसीना को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह देने से विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक हो जाएंगे कि पूरा बांग्लादेश सुलग उठेगा। शेख हसीना के इस बयान से लोग इतना नाराज हो गए कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मैं कौन, तुम कौन, रजाकार रजाकार जैसे नारे लगने लगे। 4 अगस्त को बांग्लादेश बर्निंग देश बना हुआ था। सड़क पर छात्र थे और आंदोलन का आक्रोश था। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर शेख हसीना की सरकार थी। दोनों में ऐसी ठनी कि करीब 100 लोगों की जान चली गई। छात्रों का गुस्सा भी हिंसक होने लगा। सेना ने सरकार से मुंह मोड़ लिया। शेख हसीना के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। तब उन्होंने भारत को याद किया, जैसा कि पहले भी भारत को लेकर उनके अनुभव रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि ये विरोध प्रदर्शन देश में इस तरह फैला कि शेख हसीना को 5 अगस्त को अपने ही पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण लेना पड़ा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उस जमान ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा की, जो 5 अगस्त को देश छोड़कर भाग गईं, और कहा कि देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। 58 वर्षीय जमान ने सेना प्रमुख के पद पर सिर्फ 1 महीने से ही हैं। हिंसा और उथल पुथल के बीच शेख हसीना के ढाका से भागने के बाद उस जमान ने जमात इस्लामी सहित राजनीतिक दलों के साथ अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी पर बातचीत की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर दिया गया और उन्होंने केयर टेकर पीएम के रूप में 8 अगस्त को शपथ ग्रहण करते हुए पदभार संभाला। बांग्लादेश के तख्तापलट में अमेरिका का हाथ। दोस्तों, शेख हसीना के तख्तापलट की एक और बड़ी वजह यूएसए को भी माना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को यूएसए पसंद नहीं करता था।
हालांकि ये बात तब और उजागर हो गई जब अमेरिका ने चीन पर नजर रखने के लिए बांग्लादेश में एयरबेस के लिए जमीन मांगी थी, लेकिन शेख हसीना ने इससे इनकार कर दिया था। अमेरिका इससे नाराज था और वह चाहता था कि हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब अमेरिका को लग गया कि उनके हाथ से चीजें खिसक गई, तो उसने कहना शुरू किया कि हसीना ने अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए। सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ बताया। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा।